हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अभिमान एकेडमी की हिंदी क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं वर्ण भेद चैप्टर, यानी कि स्वर और व्यंजन, जिनमें से कि हर लेवल के पेपर में क्वेश्चंस बनते ही रहते हैं। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचारों को स्वयं समझ सकते हैं। यानी भाषा भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का एक माध्यम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है, उसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है, चाहे वह लघु हो या गुरु, यानी कि चाहे वह छोटी हो या बड़ी। जो हम वर्ण को डिवाइड करते हैं उसके दो तरीके हो सकते हैं, एक तो मौखिक दृष्टि से और एक लेखन की दृष्टि से। हालांकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो वो लेखन की दृष्टि से ही पूछा जाता है। मौखिक रूप से तो तभी उत्तर दिया जाता है जब स्पेशली क्वेश्चन में ये पूछा जाए। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी भाषा में 10 स्वर माने जाते हैं और 35 व्यंजन माने जाते हैं। लेखन के आधार पर तेरह स्वर। इस पर ध्यान दीजिएगा, जो कुल स्वर होते हैं टोटल वो तो 13 ही होते हैं, लेकिन इसमें से जो 2 हैं अंग और आहा वो आयोग वहा में आ जाते हैं। आयोग वहा 4 होते हैं संख्या में, अंग और आहा की अलग फैमिली हो जाती है आयोग वहा। इसीलिए आगे जो स्वर रह जाते हैं वो 11 रह जाते हैं। फिर भी यदि टोटल संख्या हो तो 13 और यदि केवल स्वर पूछे जाएं तो 11। 13 स्वर, 33 व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है और यदि नॉर्मली पूछा जाए हिंदी में कितने स्वर होते हैं तो इसी अकॉर्डिंग देंगे। टोटल स्वर 13 और यदि स्वर पूछे जाएं तो 11। व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। यदि उसमें 2 द्विगुण व्यंजन जोड़ दिए जाएं तो ये 35 हो जाते हैं और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। यदि ओवरऑल वर्णों की संख्या पूछी जाती है तो हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी कि 52। इसी कैटेगरी को आगे हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले जो मैंने अभी आपको आयोग वहा के बारे में बताया था, आयोग वहा जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। देखिएगा कौन कौन से होते हैं आयोग वहा। अंग, आहा, चंद्र और चंद्र बिंदु और चंद्र, ये 4 आयोग वहा होते हैं। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है कि आयोग वहा कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। 4 आयोग वहा होते हैं। हालांकि जब हम आगे पढ़ेंगे तो ये चंद्र बिंदु अनुनासिक में भी आएगा हमारा। अंकी बिंदी अनुस्वार कहलाती है और जो ये आप देख रहे हैं ये विसर्ग कहलाता है। ये चीजें हम इसी चैप्टर में एक एक करके आगे की ओर पढ़ेंगे। अभी मैंने आपको दिखाया कि 2 द्विगुण व्यंजन होते हैं।
देखिएगा ये कौन से होते हैं, ये होते हैं अणे खाली, अणे खाली। ये यदि इसके नीचे की बिंदियां हटा दी जाए तो डे डमरू डे डपली का भी ये काम करते हैं। वैसे इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहा जाता है। उत्क्षिप्त क्या होता है ये मैं आपको व्यंजन पढ़ाते समय पढ़ाऊंगी। अभी हम इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ, जिनमें से क्वेश्चन काफी ज्यादा संख्या में बनाए जा चुके हैं और ये चैप्टर हर दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। केवल क्वेश्चंस का लेवल चेंज हो जाता है, बाकी इस चैप्टर में से ग्रुप डी से लेकर ग्रुप ए तक में क्वेश्चंस आते ही हैं। अगला मैंने आपको बताया 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? छ क्षत्रिय, त्र त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्र श्रमिक। इन व्यंजनों का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिशन मतलब छ क्षत्रिय किस किस को मिलाने से बना है, त्र त्रिशूल किस किस को मिलाने से बना है, ज्ञ भी और श्र भी। छ क्षत्रिय जो है वो क प्लस श को मिलाने से बनता है। त्र त्रिशूल त प्लस र को जोड़ने से बनता है। ज्ञ ज्ञानी ज प्लस इया को जोड़ने से बनता है। और श्र श्रमिक श प्लस र को जोड़ने से बनता है। क्वेश्चन की एक कैटेगरी और बनेगी। ये वो व्यंजन है जिसमें एक स्वर रहित व्यंजन और एक स्वर सहित व्यंजन शामिल रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्वर रहित और स्वर सहित। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। हर व्यंजन में अ साइलेंट होता है, यानी कि व्यंजन स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। लेकिन यदि उसमें हलंत लगा दिया जाए तो व्यंजन आधा माना जाता है और उसमें से अ निकाल लिया जाता है। हलंत लगाने का मतलब है कि इसमें से स्वर निकाल लिया गया है। तो ये स्वर रहित व्यंजन है और ये स्वर सहित व्यंजन है। इसी तरह से इसमें भी हुआ है, ता में से अ निकाल लिया गया है। ये स्वर रहित व्यंजन है, ये स्वर सहित व्यंजन है। इस चैप्टर में एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आता ही आता है। अगला इसमें एक और पॉइंट क्वेश्चन में आता है कि वर्णमाला में क्रमानुसार श क्षत्रिय किसके बाद आता है। अक्सर बच्चे उत्तर दे देते हैं ह, क्योंकि जब वर्णमाला रटी हुई होती है तो उसमें ह के बाद आता है, लेकिन ये उत्तर गलत है। यदि ये पूछा जाए कि वर्णमाला में श क्षत्रिय क्रमानुसार किसके बाद आता है तो आप उत्तर दोगे क। लिख देती हूँ यहाँ, छ क्रमानुसार क के बाद आता है। देखिए का के बाद कैसे, आप छ क्षत्रिय वाला कोई भी यदि आप शब्द पढ़ेंगे तो उसमें क आपको सुनाई देगा। जैसे कि अगर मैंने लिखा अक्षत तो क पहले सुनाई देगा। अक्षत, पक्षी, पाक्षिक, क्योंकि ये बना ही क प्लस श से है तो ऑब्वियसली क तो सुनाई देगा ही देगा। आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मूल स्वर कितने होते हैं हिंदी में। तो आपको पता होना चाहिए कि मूल स्वर केवल 4 ही होते हैं। बाकी सारे स्वर तो उन्हीं स्वरों को आपस में जोड़ जोड़ कर बनाने से बन जाते हैं। अब मूल स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, ई, ऊ और वी ऋषि। ये केवल 4 मूल स्वर होते हैं। बाकी के जो स्वर बचे वो इन्हीं को जोड़ जोड़ कर बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अ प्लस अ मिलाएंगे तो आ बन जाएगा। आप ई प्लस ई मिलाएंगे तो बड़ी ई बन जाएगा। अ प्लस ई मिलाएंगे तो ए बन जाएगा। आप अ प्लस ऊ मिलाएंगे तो ओ बन जाएगा। इसी तरीके से अ के साथ ए मिला या आ के साथ ए आप मिला देंगे तो आई बन जाता है। इसी तरीके से इसमें हमारे और स्वर बन जाते हैं। इसीलिए जो मूल स्वर होते हैं वो केवल 4 ही होते हैं। ये जो मैंने अभी आपको विच्छेद बताया ये संधि में मैं आपको बताऊंगी। संधि में यही चीजें काम आती हैं कि किसको जोड़ने से कौन सी मात्रा बन गई या किस शब्द को तोड़ा जाए तो कैसे तोड़ा जाए, उसके मूल रूप में ले जाने के लिए मेनली ये आपको उसमें पढ़ने के लिए मिलेगा।
अब हम एक एक करके शुरू करेंगे स्वर और व्यंजन। पहला हमारा जो टॉपिक है वो है स्वर। स्वर क्या होते हैं? स्वर वे वर्ण हैं जो स्वतंत्र होते हैं, यानी किसी की सहायता से नहीं बोले जाते। स्वर स्वतंत्र होते हैं, यानी कि स्वतंत्र उच्चारित होते हैं, क्योंकि वो बिना किसी बाधा के मुंह से हमारे निकले हैं। स्वर जो होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ऑल ओवर तो 13 होते हैं, आयोग वहां निकाल देने पर 11 रह जाते हैं। स्वर की संख्या तो एक अलग क्वेश्चन है, लेकिन स्वरों का वर्गीकरण एक अलग क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में कि स्वरों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। सेम व्यंजनों को कितने प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। इसलिए अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों को 6 आधारों पर बांटा जाता है। पहला जो है वो है मात्रा या उच्चारण। काल के आधार पर मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर सबसे पहले जो इसकी कैटेगरी बनती है, आपने जब स्टार्टिंग में वर्णमाला पढ़ी होगी तो हम इस तरीके से पढ़ते हैं या बच्चों को पढ़ाते हैं, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक। छोटी और बड़ी लगाने की क्या जरूरत होती है? ताकि हम बच्चों को ये बता सकें कि एक मात्रा छोटी है और एक मात्रा बड़ी है। अब छोटी और बड़ी का क्या सेंस है लगाने का? उसका सेंस है समय, यानी कि काल से। जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगेगा, 2 मात्रा का समय लगेगा, वो बड़ी मात्राएं कहलाती हैं, यानी कि गुरु या फिर दीर्घ भी कह सकते हैं। और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी 1 मात्रा का, वो हमारी कहलाएंगी लघु, यानी कि हर्षव। छंद में ये चीजें मेन काम में आती हैं, क्योंकि उसमें इसी अकॉर्डिंग मात्राएं एक पाई रेखा या वर्तुल पाई रेखा लगाई जाती है। तो इस अकॉर्डिंग यदि हम डिवाइड करें तो 3 प्रकार की मात्राएं हों, 3 प्रकार के स्वर होंगे। हालांकि मेन तो 2 ही होते हैं, लघु या गुरु, लेकिन यदि कैटेगरी ही करनी हो तो हमारा जो बैठेगा इस आधार पर 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला हमारा हो जाता है हर्षव या लघु। जैसा कि मैंने अभी बताया, ये वो मात्राएं हैं जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। अब कम का कोई एवरेज नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम कहेंगे 1 मात्रा का समय लगता है, यानी जिनके उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि हर शब्द में कौन कौन सी मात्राएं आती हैं। तो इसमें जो आती हैं यथा, यानी कि एग्जाम्पल, इसमें जो आएंगी वो आएंगी ए, ई, उ। ये तीनों लघु मात्राएं हैं, छोटी मात्राएं हैं। छंदों में जब इनका यूज करेंगे तो हम इन पर लघु यानी कि 1 पाई रेखा लगाएंगे। और वैसे तो री ऋषि भी इसी में आता है, लेकिन कई बार संख्या पूछ ली जाती है, इसलिए आप री ऋषि चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, क्योंकि यदि संख्या पूछी गई तो 3 इसका उत्तर हो जाता है। अब हम अगला देखेंगे इसका। मात्रा के आधार पर जो दूसरा प्रकार होता है वो हमारा होता है गुरु या दीर्घ। ये भी मैंने अभी अभी बताया था कि ये वो मात्राएं हैं जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है। अब ज्यादा की हम क्या लिमिट लें, इसलिए हम इसको डिफाइन करते हैं कि 2 मात्रा का समय लगता है। इसीलिए छंदों में इसमें वर्तुल पाई रेखा लगा दी जाती है। वर्तुल पाई रेखा एस के शेप में आप लगाते हो और उसको हम 2 मात्राएं लेकर चलते हैं, जिनके उच्चारण में 2 मात्रा
का समय लगता है। अब इसमें कौन कौन सी आ जाएंगी? आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए। ए भी एक बड़ी मात्रा है। ए का मतलब होता है एक मात्रा। आई, आई का मतलब होता है दो मात्रा। ओ, औ और ओ। ओ वो है जो उसमें लगाया जाता है, ऑफिस, ऑपरेशन। वैसे जो संख्या में मानी जाती है वो 7 मानी जाती हैं, इसलिए ओ को आप ब्रैकेट में ले लीजिए। वो खाली अब हमारी नॉलेज के लिए है कि ये दीर्घ माना जाता है। अब इस आधार पर जो तीसरी कैटेगरी बनती है वो है प्लुत स्वर। ये भी परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। इस 4 ऑप्शन दिए गए थे और ये पूछा गया था इन चारों में से प्लुत स्वर कौन सा है। वैसे इसकी तो परिभाषा भी आ जाती है एग्जाम्स में। प्लुत स्वर होता क्या है? अब जब हमने लघु भी ले लिया, दीर्घ भी ले लिया, तो फिर बचा क्या? प्लुत स्वर वो है जिसके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। नाटक के संवाद वगैरह बोलने में या किसी को पुकारने में। जैसे जो यदि हमें सीता बोलना हो और वो थोड़ी दूरी पर हो तो हम लास्ट वाला स्वर खींच देंगे, सीता आ हमने खींच दिया। तो जो स्वर लंबा खींच दिया जाता है वो प्लुत स्वर कहलाता है, क्योंकि वो दीर्घ से भी अधिक समय लगता है और उसमें हम मात्राओं का बंधन नहीं रख सकते हैं। इसमें हम लिखेंगे जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी अधिक समय लगता है। जैसे ओम, ये क्या है? ये हम इसे खींच रहे हैं लंबा, और जब हमने इस स्वर को खींचा तो ये हमारा प्लुत स्वर कहलाया। इनमें से प्लुत स्वर कौन सा कहलाया? ये जो हमने खींचा। ऐसे ही राम, ये हमारा हो गया प्लुत स्वर, क्योंकि हमने इसको लंबा खींचा। ये आपने पढ़ा फर्स्ट कैटेगरी, जिसमें हमने देखा मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं। अगली कैटेगरी देखेंगे जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है किसी स्वर के उच्चारण में तो जीभ का आगे वाला पार्ट हम यूज करते हैं, किसी में बीच वाला, किसी में लास्ट वाला। आप इन्हें रटने की कोशिश मत कीजिएगा, बल्कि उच्चारण करके, प्रैक्टिकल करके ये देखिएगा कि स्वर का उच्चारण हो कहाँ से रहा है, क्योंकि यदि रटेंगे तो हो सकता है मिक्स हो जाए, लेकिन यदि आप इसको समझ के करेंगे तो ये कभी भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होती है। खास करके जब आप ए और बी ग्रेड के एग्जाम्स देने जाते हैं तो उसमें कैटेगरीज को मिलाकर पूछा जाता है, यानी खाली जीभ के प्रयोग के आधार पर ना करके दो कैटेगरी मिलाकर, दो चीजें, दो क्वालिटीज मिलाकर फिर पूछा जाता है। और उसका आंसर आप तभी दे सकते हो जब आपको 6 कैटेगरी जो स्वर की हैं उनके बारे में अलग अलग पता हो। इस आधार पर भी हम स्वरों को 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करेंगे। पहले जो कैटेगरी हमारी होगी वो होगी अग्र स्वर। अग्र का मतलब क्या होता है? आगे। आगे का मतलब क्या हुआ? जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग यूज हो। पर जैसा कि मैंने बताया इनकी डेफिनेशंस नहीं आती हैं, इसका तो केवल स्वर ही पूछा जा सकता है। ऑप्शन देकर पूछ लिया या ऐसे भी पूछ सकते हैं ई कैसा स्वर है, तब आपको बताना होगा अग्र है, मध्य है या पश्च है। इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। अग्र यानी कि आगे, जिनके उच्चारण में जीभ का आगे का भाग यूज हो। अब आप उच्चारण करके ये देखिए ऐसा कौन सा स्वर है जिसके बोलने में हवा या फिर हम कहेंगे कि जब हम बोल रहे होते हैं तो जीभ के आगे वाले हिस्से से ही वो स्वर उच्चारित किए जा सकते हैं, पीछे तक जोर लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे स्वर होते हैं ई, ए, आई।
क्योंकि वो बहुत सॉफ्टली बोले जा सकते हैं और अंदर तक उसको ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो इसमें हमारा आ जाएगा ई ए आई। आप इसमें ऊ को ऐड करेंगे तो जब आप ऊ बोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें हवा का थोड़ा अंदर से जोर लगाना पड़ता है, तो हम उसे अग्र में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब ऊ बोलेंगे तो अंदर से थोड़ा सा खिंचाव लगेगा, इसलिए वो पश्च में आता है, ना कि अग्र में। दूसरी कैटेगरी जो हमारी बनेगी वो बनेगी मध्य स्वर की। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको समझ भी आ रहा होगा, मध्य यानी बीच में। ये वो स्वर है जिसके उच्चारण करते समय जीभ का बीच वाला पार्ट यूज होता है। ऐसा केवल एक ही स्वर है जिसको बोलते समय ना बहुत ज्यादा जोर हम लगा रहे होते हैं और ना ही कम लगा रहे होते हैं, मीडियम रहते हैं हम। अब इसमें आ जाएगा अ। ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा भी जाता है। थर्ड है हमारा पश्च स्वर। पश्च का मतलब क्या होता है? पीछे, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पीछे का भाग यूज हो। वैसे तो बहुत सिंपल है, यदि आपको दो कैटेगरी अच्छे से समझ आ गई है तो बाकी जो बचेंगे वो पश्च में आ जाएंगे। इसके अलावा आप यदि दूसरे नजरिए से देखना चाहें तो आ उ ऊ और ओ औ ये जो है इनको बोलने में ज्यादा अंदर से हमको प्रेशर लगाना पड़ेगा, यानी कि जीभ के लास्ट वाले पार्ट से। तो ये हमारे आ जाएंगे पश्च स्वर में। आ उ ऊ ओ औ और ओ, ये हमारे आएंगे पश्च में। मैंने आपको बताया था कि इसमें 6 कैटेगरी हैं। अभी हम दूसरी कैटेगरी इसमें पढ़ रहे थे, इसका अब आप थोड़ा सा रिवीजन रखिएगा। भाषा क्या है? भाषा भावों और विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो स्वर कहलाती है। वर्णमाला क्या है? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। तो यदि आपसे टोटल वर्ण पूछे जाएं हिंदी वर्णमाला में तो 52 यानी 52 होते हैं। स्वर, टोटल स्वर पूछे तो 13। यदि केवल टोटल ना लगाकर केवल स्वर पूछा गया हो तो 11, क्योंकि उसमें से अंग और अहा आयोग वहा के लिए निकाल दिए जाते हैं। यदि व्यंजन पूछे गए हो तो 33। मैंने आपको पहले ही बोला था जो मेन कैटेगरी चलती है वो लेखन के आधार पर चलती है। ऊपर वाली तो हम तभी देंगे जब स्पेशली पूछा जाए उच्चारण के आधार पर। इसके अलावा जो क्वेश्चन मेन थे, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, क्षत्रिय, ज्ञानी, त्र, त्रिशूल और श्रमिक। मूल स्वर भी पूछे जाते हैं, 4 होते हैं। आयोग वहा कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्वरों को कितने आधारों पर बांटा जा सकता है? 6 आधारों पर बांटा जा सकता है। मात्रा के आधार पर कितने पार्ट्स हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, लघु, गुरु और हर्षव। जीभ के प्रयोग के आधार पर कितने हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, अग्र, मध्य और पश्च। अब इसके आगे का पार्ट हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए जय हिंद, जय भारत।